गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 3 के सेकंड पेपर में हम सक्सेशन या अनुक्रमण के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अनुक्रमण क्या होता है, कितने उसके प्रकार होते हैं, आवास के हिसाब से, पोषण के हिसाब से अनुक्रमण किस तरीके का होता है। आज हम बात करेंगे प्रोसेसेस इन सक्सेशन या अनुक्रमण के पदों के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार, जैसा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अनुक्रमण एक क्रमिक प्रक्रिया है, मीन्स क्रम से चलने वाली है, स्टेप बाय स्टेप होती है। और जब किसी भी स्थान पर अनुक्रमण होता है तो एक नए समुदाय का विकास होता है उस इकोसिस्टम में या उस एरिया में, और इस दौरान या सक्सेशन के दौरान एक के बाद एक नई जातियां बनती जाती हैं और अल्टीमेटली फिर वो पर्टिकुलर एरिया एक विशेष जाति के द्वारा या एक विशेष कम्युनिटी के द्वारा, समुदाय के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। तो ये जो अनुक्रमण हम पढ़ रहे थे या सक्सेशन जो पढ़ रहे थे, उसमें क्रमों के बारे में या क्या उसके पद होते हैं, किस तरीके से क्रिया आगे चलती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट पद जो होते हैं या स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले होता है न्यूडेशन। अभी न्यूडेशन क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेप है अनुक्रमण का या सक्सेशन का, जहाँ पर कि अनुक्रमण शुरू हो या सक्सेशन स्टार्ट हो, उसके लिए पर्टिकुलर प्लेस या खास स्थान उपलब्ध हो। तो जब मैंने बताया था आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अनुक्रमण होता है, सक्सेशन होता है, तो जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो तो बेयर लैंड से होता है, निर्जन क्षेत्र होता है जहाँ पर पहले कोई भी समुदाय नहीं होता, वहाँ से शुरू हो जाता है। और सेकेंडरी जो सक्सेशन है वो जगह होती है जहाँ पर कि पहले थी तो सही समुदाय, लेकिन वो किसी कारण से नष्ट हो गई और अब वहाँ पे केवल लैंड है और उसमें अब नई तरीके से नया जीवन शुरू होगा। तो इसको डिस्ट्रॉय होने के, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, कि कई कारण हो सकते हैं। चाहे तो वो ये हो कि सॉइल इरोजन हो गया तो उसके कारण सॉइल की लेयर हट गई, या रेतीले टीले बन गए, या आंधी से रेत की परत बन गई हो, कुछ भी हो गया हो। कई बार क्या हो जाता है, वॉल्केनो आ जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो उसके कारण वहाँ की जो वेजिटेशन है वो नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कई बार, जैसे सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई या तूफान आया, सर्दियों में आप सुनते हैं कई बार पाला पड़ गया, तो सारी वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है। कभी कभी बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो मेनली मैनमेड होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होते हैं, कि अर्बनाइजेशन के लिए, नई नई कॉलोनीज बनाने के लिए पूरे पूरे जंगलों का विनाश कर दिया जाता है, या घास के मैदान है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो उसके कारण वो क्षेत्र जो है वो निर्जन हो जाता है और वहाँ पे कोई स्पीशीज़ नहीं रह पाती। तो इस तरीके से सबसे पहले इस स्थान का चुनाव होता है जिसे कहते हैं न्यूडेशन। चुनाव इन द सेंस कि जहाँ पर शुरू होगा अनुक्रमण। फिर दूसरा स्टेप होता है इसका इन्वेजन, कि ये क्षेत्र जहाँ पर अभी कोई जीवन नहीं है वहाँ पर अब जीवन की शुरुआत होगी। तो शुरुआत कैसे होगी, जब कोई ना कोई नई स्पीशीज़ आएगी। और नई स्पीशीज़ आने का तरीका क्या है, मान लीजिए हवा के जरिए या किसी एनिमल के साथ कोई भी स्पोर या किसी भी वेजिटेशन का या किसी भी पौधे का बीज अगर वहाँ पर आ गया और वो उस स्थान पर गिर गया तो उसका माइग्रेशन हो गया, किसी दूसरी जगह से वहाँ पर वो पहुँच गया। और उसके बाद फिर तीसरा स्टेप होता है एसिस या नवासन। अब जैसा अभी मैंने कहा, किसी भी कारण से, चाहे वो नेचुरल हो या कोई ना कोई स्रोत के थ्रू वो वहाँ पर पहुँचा हो, मान लो बीज पहुँचा है वो कहीं पर भी उस स्थान पर आ गया जहाँ पे अनुक्रमण शुरू होना है, तो वहाँ पर जब फेवरेबल कंडीशंस मान लीजिए आ गई तो ये बीज क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वो आगे विकसित होने लगेगा।
अब बात क्या है कि ये जगह डिस्ट्रॉय हुई थी पहले, वहाँ पे कोई स्पीशीज, तो हर तरह की स्पीशीज तो वहाँ पे डेवलप हो नहीं सकती, तो केवल वही स्पीशीज बनेंगी वहाँ पे जहाँ जिसके लिए की कंडीशन जो है वो फेवरेबल होगी। और धीरे धीरे फिर फेवरेबल कंडीशन में जो स्पीशीज डेवलप होगी धीरे धीरे वो वहाँ पर स्थिर होने लगेगी। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एग्रीगेशन या समूह। अब जब नई स्पीशीज बन गई, वहाँ पर आ गई, तो वहाँ पर वो उनकी स्थापना हो जाएगी, उस जगह स्थित हो गई वो। अब जब वो वहाँ पर रहने लगी तो उनमें रिप्रोडक्शन भी होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो उनकी संख्या बढ़ेगी, तो उनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो एक जगह बहुत सारी स्पीशीज इकट्ठी हो गई या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे हो गए, तो वो एग्रीगेशन हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कंपटीशन। जब एग्रीगेशन हो गया, बहुत सारे जीव वहाँ पर रहने लगे, जीवों की संख्या में वृद्धि होने लगी, बढ़ेगी, तो आपस में कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। अब ये कंपटीशन जनरली होता किस चीज़ के लिए है? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सबको ही ग्रो करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो जैसे पेड़ पौधे हैं, उनको वाटर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए। तो इस तरीके से जो भी जीव या जो भी स्पीशीज़ वहाँ पर डेवलप हो रही है, उनमें आपस में नेचुरल रिसोर्सेज के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगती है। तो क्या कारण होगा कि एक से ज़्यादा अगर स्पीशीज़ वहाँ पर हैं तो उनकी आपस में कंपटीशन होगा, और जो स्पीशीज़ ज़्यादा पावरफुल होगी या जो स्ट्रांग होगी वो अपने आप को सरवाइव कर पाएगी वहाँ पे, और वहाँ पर उसकी वो जो स्पीशीज़ है वो डेवलप होने लग जाएगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा क्या? रिएक्शन। अब सक्सेशन में रिएक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो स्पीशीज़ वहाँ पर डेवलप हो रही है, जो वहाँ पर रह रही है, उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं या ज़रूरत हैं उसके हिसाब से वो अपने आप में भी और एनवायरनमेंट में भी चेंजेस डेवलप कर देती हैं। और जब ये चेंजेस होंगे तो ओवरऑल जो इकोसिस्टम है उसका एनवायरनमेंट बदलने लगता है, और जब ये एनवायरनमेंट बदलता है तो कुछ नई स्पीशीज़ भी डेवलप हो जाती हैं। तो क्या होगा? अब जब नई स्पीशीज़ बनी तो जो पहले जो स्पीशीज़ थी, पुरानी स्पीशीज़ थी, उनके लिए कंडीशंस एडवर्स होने लगती हैं, क्योंकि नई स्पीशीज़ के अनुकूल है तो पुरानियों के लिए एडवर्स होने लगती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इस कारण से एक से दूसरी स्पीशीज़ आती रहती है, और इस तरीके से जब स्टेप्स बदलते रहते हैं तो नई नई स्पीशीज़ डेवलप होने लगती है, और इसीलिए अलग अलग स्टेजेस डेवलप होती है इसमें, जिन्हें हम सीर कहते हैं। अब फिर नेक्स्ट स्टेप आता है जिसे कहते हैं स्टेबलाइजेशन या क्लाइमैक्स। जब ये लगातार, मैंने बताया, क्रमिक क्रिया है, और ये एस्टेब्लिशमेंट और रिप्लेसमेंट का क्रम चलता रहता है। मतलब एक स्पीशीज़ आती है, वो एस्टेब्लिश होती है, फिर नई डेवलप हो जाती है, तो पहले वाली रिप्लेस हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है, और सक्सेशन में अल्टीमेटली जाकर एक अवस्था ऐसी आती है जो कि किसी एक ही स्पीशीज़ के लिए जो है फेवरेबल होती है, और वही स्पीशीज डेवलप होकर वही कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। और अब क्योंकि इस समुदाय में या कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों? क्योंकि अब उसी के अनुकूल है वहाँ की परिस्थितियाँ, तो वही स्टेबल हो जाती है वहाँ पे, किसी के दूसरे के द्वारा रिप्लेस नहीं होती। तो ये वाली जो कम्युनिटी है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है, और ये जो स्टेज या अवस्था है उसे क्लाइमैक्स अवस्था कहते हैं। होता है ना कि एकदम क्लाइमैक्स आ गया, अब इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, एंड हो गया, दी एंड। तो ये वाली जो अवस्था है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है। अब ये इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस की अवस्था में आ जाता है। तो इस तरीके से ये चरम समुदाय बन जाता है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है, जिसमें अब कोई चेंज नहीं होता, और वातावरण भी उसके अनुकूल होता है, और जो है प्रतिस्पर्धा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस तरीके से इसमें फिर सक्सेशन होता है। अब हम बात करते हैं थ्योरीज की सक्सेशन के लिए कुछ थ्योरियां हैं या सिद्धांत हैं अनुक्रमण के। वो क्या है? पहला तो है मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी या एक चरम अवस्था। मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी या एक चरम अवस्था जो है सिद्धांत, ये फ्रेडरिक ने दिया था 1916 में, 1916 में। और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग क्या है
कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में या किसी खास स्थान पर एक समय में केवल एक ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी। क्यों? जैसा अभी मैंने कहा कि उस समय वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो जलवायु है, वो उसी के कारण वो समुदाय वहाँ पर बना है। तो एक समय में एक ही अवस्था रहेगी। इस जो चरम अवस्था या एक ही जो क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है, उसके साथ साथ दूसरी कम्युनिटीज हो सकती हैं, सब कम्युनिटी। वो उसका कुछ कारण है। वो किस तरीके से हो सकती हैं कि जब कोई भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन रही है, उससे जस्ट पहले की अवस्था वो प्रो क्लाइमेक्स कहलाता है। और एक दूसरा होता है जबकि क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी तो उसमें कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं, नहीं, क्लाइमेक्स बनने के बाद कुछ एक स्पीशीज बन जाती हैं, वो पोस्ट क्लाइमेक्स कहलाता है। और तीसरी अवस्था इसमें जो होती है वो सब क्लाइमेक्स या उपचरमावस्था, कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है और उसका जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है या वहाँ की जो जलवायु है, उसके कारण कोई भी सब क्लाइमेक्स ज़्यादा समय तक अगर मान लो वहाँ पर रह जाए, जिसके कारण कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उससे वो रिप्लेस ना हो, उससे जस्ट पहले वाली अवस्था है वो रह गई और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी उससे रिप्लेस नहीं हो, तो फिर वो सब क्लाइमेक्स अवस्था कहलाती है। और अगली अवस्था होती है डिसक्लाइमेक्स या विचरमावस्था। ये एक्चुअली जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, अगर वो कोई कारण से, कुछ कारण ऐसा हो जाए कि जिसके कारण उसमें चेंजेस आ जाएं और अचानक ही उसमें कोई नई स्पीशीज आ जाए, तो अब जो चेंज हुआ क्लाइमेक्स कम्युनिटी में वो डिसक्लाइमेक्स कहलाता है। तो इस तरीके से ये मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी होती है कि अल्टीमेटली एक ही समुदाय वहाँ पर बनता है। और दूसरी है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी या बहुचरमावस्था। ये थ्योरी टेंसले ने दी थी और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में या किसी भी क्षेत्र में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स पर पहुंच रहे हैं, एक से ज़्यादा जो है कम्युनिटी बनेंगी। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में जो क्लाइमेक्स अवस्था जो कि दूसरे के द्वारा रिप्लेस नहीं होंगी, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। लेकिन एक ही समय में ऐसी एक से ज़्यादा कम्युनिटी होंगी और उस केस में दोनों ही जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी इंपॉर्टेंस सेम होगी। तो इस तरीके से ये जो अवस्था बनती है वो पॉलीक्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है।